देवगढ़ गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सुमन और 2 बच्चों के साथ रहता था। मेहनत से दिन रात खेत में पसीना बहाने के बाद भी 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ जाते थे। हरिदत्त सेठ का कर्ज बढ़ता जा रहा था और गरीबी का अंधेरा उनके घर को घेर चुका था। सुमन, अब तो हिम्मत भी टूट रही है। खेत में कुछ उगता नहीं, मजदूरी करने जाऊं तो काम मिलता नहीं, बच्चे भी भूखे सो रहे हैं। घबराओ मत, भगवान ने हमें हाथ पैर दिए हैं। हम मेहनत से कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। लेकिन क्या करें, मुझे तो कोई रास्ता ही नहीं दिखता। कल मैं गांव में जाकर देखती हूँ, शायद कोई उपाय मिल जाए। अगली सुबह सुमन गांव के मंदिर की ओर गई। वहां उसने एक विरागी बाबा को बैठे देखा। उनके चेहरे पर तेज था और वे बहुत शांत लग रहे थे। बाबा, हम बहुत गरीब हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ भी ठीक से नहीं चलता। आप हमें कोई राह दिखाइए। बेटी, मेहनत का फल जरूर मिलता है, लेकिन सही दिशा में की गई मेहनत ही फल देती है। तुम अपने पति के साथ मिलकर काम करो, सफलता जरूर मिलेगी। पर बाबा, हमारे पास कोई साधन नहीं है। विरागी बाबा ने पास बंधे एक घोड़े की ओर इशारा किया। ये घोड़ा अब से तुम्हारा हुआ, इसका अच्छा इस्तेमाल करना, ये तुम्हारी तकदीर बदल सकता है। सुमन को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने घोड़े को ले लिया और धन्यवाद कहकर घर लौट आई। अरे, ये घोड़ा कहाँ से लाई हो? विरागी बाबा ने दिया है, कहा है कि ये हमारी तकदीर बदल सकता है। पर घोड़ा लेकर हम क्या करेंगे? जी, हम इसे इस्तेमाल करके लकड़ी बेचने का काम कर सकते हैं। जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठी करेंगे और बाजार में बेचेंगे। मोहन को ये विचार अच्छा लगा। अगले ही दिन वे जंगल गए, सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और घोड़े पर रखकर बाजार पहुंचे। लकड़ियां अच्छे दामों में गईं। सुमन और मोहन की मेहनत रंग लाने लगी थी। घोड़े की मदद से उनका लकड़ी बेचने का कारोबार अच्छा चलने लगा था। अब उनके घर में रोज चूल्हा जलने लगा था। बच्चों के पेट भरने लगे थे और धीरे धीरे वे कर्ज भी चुकाने की स्थिति में आ रहे थे। लेकिन गांव का लालची हरिदत्त सेठ ये सब देखकर जल भुन गया। ये मोहन दिन पर दिन अमीर होता जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही पूरा कर्ज चुका देगा। ये हमारे धंधे के लिए अच्छा नहीं है। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे इसकी कमाई बंद हो जाए और ये फिर से मेरे कर्ज में फंस जाए। मालिक, वो तो रोज जंगल से लकड़ी लाकर बेचता है। उसकी कमाई का सबसे बड़ा सहारा उसका घोड़ा है। बिल्कुल, अगर उसका घोड़ा ही ना रहे तो वो लकड़ी बेच ही नहीं पाएगा और उसका काम ठप हो जाएगा। तो क्या आप कह रहे हैं कि हमें उसका घोड़ा चुराना होगा? बिल्कुल, और ये काम रात के अंधेरे में होगा, जब मोहन और सुमन गहरी नींद में होंगे। दोनों नौकरों ने सहमति में सिर हिला दिया। हरिदत्त सेठ ने उन्हें घोड़े को चुराने का सही समय और तरीका समझाया और उन्हें अपना काम पूरा करने के लिए भेज दिया। रात के समय दोनों नौकर धीरे धीरे मोहन के आंगन में घुसे। घोड़ा पास के एक पेड़ से बंधा हुआ था और शांत खड़ा था। सुन, घोड़े को चुपचाप खोलना, कहीं ये आवाज करके मोहन और उसकी पत्नी को जगा न दे। हाँ, लेकिन अगर घोड़ा हिलने डुलने लगा तो मैं इसके मुंह पर कपड़ा बांध दूंगा ताकि ये कोई आवाज न करे। दूसरे नौकर ने हिम्मत करके रस्सी खोली और धीरे धीरे घोड़े को लेकर बाहर निकलने लगे। लेकिन सुमन नींद में भी सतर्क थी। उसे कुछ आहट सुनाई दी और उसकी नींद टूट गई। मोहन, उठो, मुझे कुछ अजीब आवाज आ रही है। क्या हुआ सुमन? इतनी रात को कौन आएगा? सुमन ने जल्दी से बाहर झांका। उसने देखा कि 2 लोग उनके आंगन में हैं और घोड़े को ले जा रहे हैं। दोनों नौकरों को सुमन के जागने की आहट पता चल गई।
फिर वे लोग घोड़े को छोड़कर दौड़कर भाग जाते हैं। हमें इन चोरों की शिकायत चौधरी जी से करनी चाहिए। हाँ, तुम ठीक कहती हो सुमन, मगर तुम्हें क्या लगता है ये दोनों चोर कौन हो सकते हैं? मुझे तो लगता है कि वे हरिदत्त सेठ के नौकर थे, पर मैं अच्छे से चेहरा देख नहीं पाई। सुबह होते ही दोनों पति पत्नी चौधरी जी के पास जाते हैं और दोनों चोरों के बारे में बताते हैं। चौधरी जी हरिदत्त सेठ का अच्छा दोस्त होता है, इसलिए वो हरिदत्त सेठ के प्रति कोई एक्शन नहीं लेता। सुमन, जब तक तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत ना हो तब तक मैं हरिदत्त सेठ को कुछ नहीं कह सकता। हरिदत्त सेठ के नौकरों के खिलाफ कोई सबूत ना होने के कारण चौधरी जी कुछ नहीं करता और सुमन और मोहन दोनों घर आ जाते हैं। वे लोग अपने घोड़े का ध्यान अच्छे से रखने लगते हैं। अब वे लोग रात में अपने आंगन में चारपाई लगाकर घोड़े के पास ही सोते हैं। इधर हरिदत्त सेठ के नौकर हरिदत्त सेठ को सारी बात बता देते हैं, पर हरिदत्त सेठ हार मानने वाला नहीं था। वो कोई दूसरी चाल चलने की सोचता है। सुमन, मैं बाजार जा रहा हूँ, शाम तक लौट कर आऊंगा। ठीक है, लकड़ियां बेचकर घर जल्दी आना। मैं खाना बनाकर आपका इंतजार करूंगी। मोहन ने घोड़े के ऊपर लकड़ी रखकर बाजार की ओर रवाना हो गया। कुछ देर बाद वो बाजार में पहुंचकर एक तरफ खड़ा हो गया और ग्राहकों को आवाज लगाने लगा। लकड़ियां ले लो, सूखी लकड़ियां ले लो। उधर बाजार में हरिदत्त सेठ खड़ा था। उसकी नजर मोहन पर पड़ी। इस फटीचर को आसानी से ठगा जा सकता है। वैसे भी ये शक्ल से ही जन्मजात मूर्ख लगता है। आज तो इसे सीख लेना चाहिए। कैसे हो मोहन भाई? सुना है तुम्हारी लकड़ियां बहुत ही उत्तम दर्जे की होती हैं। गांव वाले तुम्हारी लकड़ियों की बहुत तारीफ करते हैं। क्या तुम मुझे अपनी सारी लकड़ियां बेचना चाहोगे? बिल्कुल, बेचनी है हुजूर, लेकिन कीमत क्या देंगे? आप ही बताओ। क्या कीमत चाहते हो? 150 रुपए लूंगा। सौदा महंगा है। खैर, क्या तुम लकड़ियां जिस हालत में हैं उस हालत में बेचोगे? ठीक है। ये लो 150 और अपने घोड़े को लेकर जल्दी से मेरे पीछे पीछे चलो। पैसे लेने के बाद मोहन घोड़े को लेकर हरिदत्त सेठ के पीछे पीछे चल पड़ा। जैसे ही मोहन घोड़े से लकड़ियां उतारने की कोशिश करता है। रुको, ये तुम क्या कर रहे हो? हुजूर, मैं तो घोड़े से लकड़ियां उतार रहा था ताकि घोड़े को ले जा सकूं। अरे बदमाश, क्या तुम्हें सौदे की शर्त याद नहीं? जिस हालत में लकड़ियां बेची उसी हालत में घोड़ा भी अब मेरा है। मोहन के होश उड़ते। शर्त के मुताबिक अब ये घोड़ा मेरा है। तुझे अपनी कीमत मिल चुकी है, इसलिए तू यहाँ से चलता बन। साहूकार ने आसपास के लोगों को भी इकट्ठा कर लिया। देखो भाइयों, इस लकड़हारे की चालाकी। पहले सौदा किया, अब मुकर रहा है और सीना जोरी कर रहा है। मोहन अपने जले नसीब पर आंसू बहाता हुआ अपने घर लौट आया। मोहन ने सुमन को अपने साथ हुए धोखे को विस्तार से समझाया। मोहन, जरा भी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। सुबह धूप के कारण मोहन चारपाई से उठ नहीं सका। सुमन ने अपने पति की हालत देखकर कहा, मोहन, लाओ वो 150 रुपए जो तुम्हें हरिदत्त सेठ ने कल दिए थे। मैं आज फिर से एक घोड़ा खरीद कर लाऊंगी और मैं खुद बाजार में जाकर लकड़ी बेचूंगी। ठीक है सुमन, लेकिन अपना ख्याल रखना। सुमन ने 150 रुपए लेकर बाजार की ओर चल पड़ी। हे प्रभु, इनकी रक्षा करना। बेचारे बहुत परेशान हैं। कैसे भी करके मुझे इनकी परेशानी दूर करनी है। अब तो आप ही का सहारा है। सुमन बाजार से एक घोड़ा खरीदकर घर ले आई। मैं लकड़ी बेचने जा रही हूँ। मोहन, तुम खाना निकाल कर खा लेना। ठीक है, मैं तुम्हारा राह देखूंगा। सुमन ने घोड़े के ऊपर लकड़ी का गट्ठर बांधा और बाजार की ओर चल पड़ी। अगर मुझे वो बेईमान हरिदत्त सेठ मिल गया तो मैं उसे छठी का दूध याद दिला दूंगी। आज भी हरिदत्त सेठ किसी को ठगने के विचार में बाजार आया था।
उसकी नजर सुमन की ओर पड़ी। वाह, आज फिर से मेरे लिए एक शिकार आया है। कल मुझे एक घोड़ा मिला था और आज भी मुझे फिर से घोड़ा मिल जाएगा। ये सब सोचकर हरिदत्त सेठ सुमन के पास पहुंचा। क्या कीमत है तुम्हारी लकड़ियों की? 150 रुपए मालिक। महंगा सौदा है, क्या दाम कुछ कम नहीं करोगी? सौदा 4 सिक्के भी आपको महंगा नहीं पड़ेगा हुजूर। लकड़ियां बिल्कुल सूखी हैं। मंजूर है तो बोलिए। ये औरत तो बहुत चालाक लग रही है। खैर कोई बात नहीं, इसकी जल्द अकल समझ में आ जाएगी। सौदा तो महंगा है। खैर, क्या तुम लकड़ियां जिस हालत में हैं उस हालत में बेचोगे? ठीक है, लेकिन पैसे जिस हालत में हैं उसी हालत में आपको पैसे भी देने होंगे। हरिदत्त सेठ चौंक उठा, मन ही मन मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है। अब देर ना कर, अपने घोड़े के साथ मेरे पीछे पीछे चल। सुमन ने घोड़े को लेकर हरिदत्त सेठ के पीछे पीछे चलना शुरू किया। बेईमान कहीं का, अपने आप को बड़ा होशियार समझ रहा है। जब बात सामने आएगी तो खून के आंसू रोएगा। हुजूर, लकड़ियां कहाँ रखूं? ओ मूर्ख औरत, तुमने क्या सौदा किया था? शर्त याद है या मैं याद दिलाऊं? ठीक है, मैंने आपका हुक्म पूरा कर दिया हुजूर। लाइए, अब मेरी भी कीमत दीजिए। हरिदत्त सेठ जैसे ही पैसे निकालकर देने की कोशिश करता है, सुमन बोल पड़ती है, सौदे के हिसाब से लकड़ियां जिस हालत में थीं, उसी हालत में घोड़ा भी आपको मिल गया। लेकिन आपने मुझसे ये वादा किया था कि पैसे उसी हालत में देंगे, तो शर्त के मुताबिक आपको अपनी एक टांग काटकर मुझे देनी होगी। हरिदत्त सेठ के होश उड़ गए। शोर सुनकर गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। सुमन ने उन्हें सारी बातें समझाईं। अब आप लोग सभी फैसला करें कि शर्त के मुताबिक मुझे मेरी कीमत के साथ साथ इसकी एक टांग भी मिलनी चाहिए या नहीं? हाँ, मिलनी चाहिए। साहूकार ने कल इसी शर्त के मुताबिक गरीब लकड़हारे से उसका घोड़ा प्राप्त किया था। आज तुम्हें भी अपनी टांग इसी औरत को देनी होगी। हरिदत्त सेठ अपने बिछाए जाल में खुद ही फंस जाता है। वो मजबूर होकर उन्हें घोड़ा लौटा देता है और सुमन खुशी खुशी घर लौट जाती है। वाह सुमन, तुमने मेरी हिम्मत बढ़ा दी। देखो, न्याय का रास्ता हमेशा कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत में सही जीतता है।